ये दिवालियापन है अपोजिशन पार्टियों का कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। आज देश के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर ना होती और लोकतंत्र ना होता और संविधान अपना काम ना करता तो राहुल गांधी की सदस्यता कैसे जाती। अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नज़र आता है। आज अगर राहुल गांधी ने वो गलती की कि जिसकी बिना पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और दोषी करार देते ही उनकी सदस्यता यानी वो अनक्वालिफाई हो गए, वो अपनी सदस्यता के रखने के लायक नहीं रहे। 2 साल की सज़ा या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जिसे होगी तो राहुल गांधी पहले नहीं है। राहुल गांधी से पहले बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई है, तो क्या राहुल गांधी के लिए अलग संविधान होगा? क्या राहुल गांधी के लिए अलग व्यवस्था होगी? क्या उन्होंने कीमत चुकाई है? मेरी समझ से यही बालातर बात है कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। भाई अपने राजनीतिक नफ़े और फ़ायदे के लिए उन्होंने यात्रा निकाली और उस यात्रा में जो उन्हें जो कामयाबी या नाकामी जो मिली है वे तो स्वयं उसका आकलन जो है वो जनता करेगी। मुसलमानों को 70 साल के अंदर जिस तरह से वर्गलाया गया है और उन्हें वोट बैंक बना के रखा गया है, उसकी मिसाल अभी ताज़ा देखने को आपको मिल जाएगी कि मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, ना उन्हें ये आगे बढ़ाते हैं और न इन्होंने कोई कल्याण के लिए काम किया। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। भाजपा को, आपने भारतीय जनता पार्टी को आज तक आपने हराने की जिन लोगों ने अपील की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि आप उन्हें जिताने की अपील करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आज कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से केंद्र सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल और कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जानबूझकर रद्द कराई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सचिवालय की तरफ से भी राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया है कि तुगलक लेन पर राहुल गांधी को मिला जो बंगला अब खाली करना पड़ेगा 22 अप्रैल तक। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी जी। सर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज लगातार विपक्षी पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, ये तक कह रही हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये दिवालियापन है अपोजिशन पार्टियों का कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। आज देश के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर ना होती और लोकतंत्र ना होता और संविधान अपना काम ना करता तो राहुल गांधी की सदस्यता कैसे जाती। अभी मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, लगभग 2014 से पहले की बात है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही राहुल गांधी जी ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे ये सारे नेताओं को बचाने के लिए कि 2 साल से की जो सज़ा जिसे हो जाएगी उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और उसे तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं सरकारी वो भी बंद हो जाएंगी। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे संविधान का पार्ट है। तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो इन्हें लोकतंत्र खतरे में नज़र आता है। अगर इनसे पहले उस अध्यादेश को अगर ये उस अध्यादेश के ख़िलाफ़ कांग्रेस अध्यादेश लेकर आई थी इसी चीज़ को बचाने के लिए नेताओं को, और यही राहुल गांधी, क्योंकि अगर ये दूरअंदेश होते और परिपक्व होते तो ये समझते कि भाई जो चीज़ तुम ला रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गलती को तुम कर बैठोगे। तो आज अगर राहुल गांधी ने वो गलती की कि जिसकी बिना पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और दोषी करार देते ही उनकी सदस्यता यानी वो अनक्वालिफाई हो गए, वो अपनी सदस्यता के रखने के लायक नहीं रहे। 2 साल की सज़ा या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जिसे होगी तो राहुल गांधी पहले नहीं है। राहुल गांधी से पहले बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई है, तो क्या राहुल गांधी के लिए अलग संविधान होगा? क्या राहुल गांधी के लिए अलग व्यवस्था होगी? राहुल गांधी भी इस लोकतंत्र में एक वोटर्स के एक नागरिक के हैं। अगर वो गलती करेंगे तो उन्हें वही सज़ा मिलेगी जो दूसरे लोगों को मिलती है। तो इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता जाना और उनका तमाम सुविधाएं उनकी बंद करना ये संवैधानिक हमारा संविधान हमें कहता है और संविधान के ऊपर अमल करना चाहिए और सरकार का काम है कि उसके ऊपर अमल करे। आज राहुल गांधी संविधान से ऊपर नहीं है।
अगर आज अपोजिशन के लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अपोजिशन के लोग ज़रा ये बताएं कि अभी राहुल गांधी से पहले 2 साल की सज़ा में जिन लोगों की सदस्यता ख़त्म हुई है, तो क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके साथ में जो कुछ हुआ है वो राहुल गांधी के साथ नहीं होना चाहिए? क्या इन्हें आज जो है लोकतंत्र जो है ख़तरे में नज़र आ रहा है, कल नहीं आना चाहिए था? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश को चला रहे हैं तो मुझे बताइए कि कहाँ वो तानाशाह नज़र आते हैं। वो हमेशा जो है बड़ी विनम्रता से झुकते हैं। वो तो यहाँ तक मैंने देखा कि अपने पैर तक नहीं छुआते, और अगर कोई पैर उनका छू लेता तो उससे पहले उसके बीच में उसके झुक जाते हैं। तो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपके खिलाफ कोई संवैधानिक कार्रवाई होती है तो आप उसे असंवैधानिक कैसे करार देने की कोशिश करते हैं? भाई अभी जेल में जो लोग गए जिन्होंने करप्शन किया, तो जाहिर बात है कि कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, कोर्ट में वो चलेगा, और जब वो साबित हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि ये दोषी हैं तो उन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा, उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उनसे रिकवरी करनी ही चाहिए। तो इसलिए अगर आज राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म होती है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर संवैधानिक तौर से जितनी चीज़ें लागू होती हैं वो उन पर भी होनी चाहिए, इसलिए कि एज ए नागरिक के उनके साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए जो अन्यों के साथ है। ये कोई देश के अंदर राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। सर, इसी के साथ ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो देश को बचाने के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है, वो तो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, और वो तपस्वी हैं और तपस्या करते रहेंगे। नहीं, क्या उन्होंने कीमत चुकाई है? मेरी समझ से यही बालातर बात है कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है? भाई अपने राजनीतिक नफ़े और फ़ायदे के लिए उन्होंने यात्रा निकाली, और उस यात्रा में जो उन्हें जो कामयाबी या नाकामी जो मिली है, वे तो स्वयं उसका आकलन जो है वो जनता करेगी। और मैं तो आज ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो आइए ना, जनता में आए वो, और अपनी छवि को वो लेके जाए जनता में, इसी मैसेज को। तो पता चल जाएगा 2024 में कि वो कितना अपने आप को, वो कितनी कुर्बानियाँ वो देश के लिए दे रहे हैं, कितना अपने लिए दे रहे हैं। भाई राहुल गांधी को तो मैंने ये देखा, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब देखा कि वो अमेठी के अंदर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने वहाँ काम किया और हारने के बाद भी वो वहाँ लगी रहीं, तो पब्लिक के दिल में जगह की, और उन्होंने इनके साम्राज्य को उखाड़ फेंक दिया वहाँ से। और जब इन्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं यहाँ से हार जाऊँगा, तो ये वायनाड चले गए, केरला चले गए, और केरला जाने के बाद में सिर्फ इसलिए कि ताकि तमाम सरकारी सुविधाएं इन्हें मिलती रहें, इसलिए वहाँ से जीत करके आ गए। आज ये अपनी ही गलती से, इसलिए कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को, इनके लिए तो ये बड़ी बात होती कि जब इनसे जज ने पूछा था कि क्या आप अपने कहने पर गलती की आप माफ़ी मांगते हैं, आपने गलत काम किया है कि आपने एक पूरी कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया है, तो उस वक्त इन्हें चाहिए था कि ये कह देते कि भाई मैंने कम्युनिटी को नहीं कहा है, और मैं अगर किसी को ठेस पहुँची तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतने शब्द कहने में इनका क्या वो हो रहा था? जज को भी एक मौका मिल जाता कि भाई चलिए पहली बार है, मैं माफ़ कर रहा हूँ, और जज ने ये बात करके अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरा किया है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो यही थी कि देश से ऊपर और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे कोई और हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस पर अपोजिशन का ये वावेला करना और अपने आप को ये बताना, ये साबित करना कि साहब लोकतंत्र खतरे के अंदर है और हम ही लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। भाई आप आइए ना, लोकतंत्र अगर ना होता तो आज जिस घर से निकल करके श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो तो बहुत गरीब घर से निकल करके आए। हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री दोनों की बैकग्राउंड जो है किसी राजघराने से नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि संविधान ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। वो इस प्रधानमंत्री बनने के बाद इस अवसर को कैसे ख़राब करेंगे? उनकी जिम्मेदारी बनती है, बल्कि उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो बहुत उम्दा काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम हो रहा है। अपोजिशन वावेला कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, राहुल गांधी हो या कोई और हो। सर, ये 2024 के लिए भी तैयारी तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिस पर यह भी कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ठीक है, उन्हें अपोजिशन को कोशिश करनी चाहिए, अपने किरदार को और अपने कैरेक्टर को ठीक करें और वो आए। ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजा में लेकर के जाए, जनता में लेके इस बात को जाएं और जाकर के लोगों में कहेंगे अपनी बात को, तो इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी का कोई, अभी तो देश में कोई विकल्प ही नहीं है। और विकल्प इसलिए नहीं है कि वो 101 पहला प्रधानमंत्री इस देश का है जो कहता है मैं 140 करोड़ का सेवक हूँ, मेरा 140 करोड़ मेरा परिवार है, जो देश को इतना
आगे रखता हो और आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्य सामग्री दी जा रही है। अब इसमें मैं आपको ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आज उन लोगों को जो गरीब लोग हैं जिन्हें ये सारी सहायता दी जा रही है, अगर वो होशमंद होंगे, अक्लमंद होंगे, तो वो अपने आप को मजबूत करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे और इससे उन्हें फ़ायदा ये होगा कि उनकी गरीबी ख़त्म करने में वो ये योगदान साबित होगा। इसी तरह से मैं आपसे ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये सबका साथ सबके विकास के नारे पे जो काम किया है, तो अभी अगर आप देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ जो काम हो रहा है सबका साथ और सबके विकास पर, सबके विश्वास पर, लोगों के कच्चे मकान पक्के बन गए, खाद्य सामग्री फ्री मिल रही है। अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो है 3 सिलेंडर जो है वो फ्री किए हैं और वहाँ इतने काम वो कर रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के ऊपर उन्होंने जो है वो कानून बनाया, बहुत स्वागत योग्य है। इसी तरह से उन्होंने जो है वो मोटे अनाज को जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी तरह से जो है वो नीचे से जितने चीज़ें हैं, अब एकल मकान के ऊपर बात आई है, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो ये काम करना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो टीम है नरेंद्र मोदी जी की, कि वो पूरे देश के अंदर जो है वो एक उदाहरण के तौर से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को 70 साल के अंदर जिस तरह से वर्गलाया गया है और उन्हें वोट बैंक बना के रखा गया है, उसकी मिसाल अभी ताज़ा देखने को आपको मिल जाएगी कि मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, ना उन्हें ये आगे बढ़ाते हैं और न इन्होंने कोई कल्याण के लिए काम किया। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। भाजपा को, आपने भारतीय जनता पार्टी को आज तक आपने हराने की जिन लोगों ने अपील की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि आप उन्हें जिताने की अपील करिए और बगैर निसंकोच ये सोच करके कि प्रधानमंत्री ये सबके साथ सबके विकास की बात करता है और विश्वास की बात करता है, तो उस पर विश्वास करिए। मैं समझता हूं कि आपकी दूरियां कुर्बत में बदल जाएगी। इसी तरह से जो आपको 70 साल के अंदर 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई और मुसलमानों को हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर देगी, तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। आज 8-9 साल हो गए हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी मोहन भागवत जी ने सबसे बढ़िया बात कही है कि भाई हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर जहाँ जिस मंजिल पे पहुँचना है वो मंजिल तो एक ही है, यानी हम सब एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की हम औलाद हैं। इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। और यही बात 1947 के वक्त हमारे जब देश का विभाजन हुआ तो जो यहाँ से लोग जा रहे थे, तो उस वक्त हमारे बड़ों ने ये बात कही कि वतन से कौमें बनती हैं, ना कि मज़हब से, यानी धर्म से कौमें नहीं बनती बल्कि वतन से बनती हैं। तो हम तो वतन को इतना आगे ले जाते हैं कि वतन हमारे सबसे पहले हमारे लिए वतन है, यानी हमारी कंट्री है, हमारा देश है। और हमारे दिलो दिमाग के अंदर, और हमारा तो धर्म भी ये कहता है, सारे धर्म ये कहते हैं कि अपने वतन से मोहब्बत करो। और इस्लाम भी, मोहम्मद साहब भी यही बात कहते हैं। मोहम्मद साहब ने तो पूरी इंसानियत के लिए काम किया है। यही वजह है कि उनका सब आदर करते हैं। जब दुनिया के 100 बड़े इंसानों का नाम आता है तो सबसे पहले मोहम्मद साहब का नाम आता है, और लिखने वाला गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। जब दुनिया के 10 बड़े लोगों का नाम आता है तो सबसे पहले मोहम्मद साहब का नाम आता है। तो मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, अपनी दुश्मनी को दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती करो, आगे बढ़ो। एक नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके साथ सबको साथ लेके चल रहे हैं। आरएसएस जो एक विचारधारा है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाओ। देश मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे।